भोजन का, जैसे लाल मशरूम का सेवन करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं। लेकिन पारंपरिक दवाई जो है कि यह रोग होने पर ही लिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक भोजन जो है हमारे स्वास्थ्य ठीक है तो भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य खराब अगर हमारे शरीर का सेल डैमेज हो गया है तो पर भी ले सकते हैं। तो यह किसी भी स्थिति में हम ले सकते हैं प्राकृतिक भोजन। और पारंपरिक दवाई जो है कि यह रोग होने पर ही ले सकते हैं, इससे पहले नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक भोजन हम लोग किस विधि से ले सकते हैं? प्राकृतिक भोजन जो है कि हम रोकथाम की विधि से ले सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग होने से बचा जाए तो उस विधि से हम ले सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बिहार सरकार अभी पोलियो का दवाई पिला रहे हैं। यह क्या कर रहा है? यह रोकथाम कर रहा है कि हमारे बच्चे को पोलियो भविष्य में ना हो, इसलिए उसको पहले पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। लेकिन पारंपरिक दवाई जो है यह इलाज के लिए किया जाता है, रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे मशरूम जो है यूज करते हैं, अगर यूज करते हैं, लेते हैं बराबर, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो सकता है। जैसे कि चीनी रोग, कैंसर, लकवा, ऐसे बड़े बड़े रोग जो है कि उससे हम बच सकते हैं। उत्पाद प्राकृतिक भोजन जो है कि हमारे शरीर में पूरक का काम करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में आज के समय में देखा गया है कि जितने भी भोजन करते हैं संपूर्ण आहार हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो जो भी हमारे थाली में अभी मिल रहा है, दाल रोटी चावल, बस इतना ही। अगर दाल रोटी चावल मिला तो दूध नहीं मिलता है, दूध मिला तो अंडा नहीं मिलता है, अंडा मिला तो मछली नहीं मिलता है। तो अगर हम मशरूम डिएक्शन से, जो भी मशरूम से प्रोडक्ट बना है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो वह जो है कि पूरक का काम करती है। यह पारंपरिक दवाई जो है, इसका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मेडिसिन है, वह हमको औषधि में काम करती है। हमारे प्राकृतिक भोजन का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कि लक्ष्य है कि हमको कल्याण करना। शरीर में किसी भी प्रकार का डिजीज हो गया है तो उससे जो है कि संपूर्ण रूप से छुटकारा दिलाती है, कल्याण करती है। और पारंपरिक दवाई जो है यह शरीर में सुधार करता है, ना कि कल्याण करता है। जैसे कि किसी का बीपी हाई हो गया, अगर उसमें कुछ भी दवाई चलाते हैं तो बीपी हाई को नॉर्मल कर सकता है, लेकिन वो सब दिन के लिए कल्याण नहीं कर सकता है, थोड़ा देर के लिए कर सकता है, सिर्फ सुधार ला सकता है। कल्याण पूरे अच्छी तरीका से मतलब नहीं कर सकता है, सिर्फ सुधार लाता है। जैसे दवाई का पावर घटा, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर खाएगा, फिर सुधार होगा, इसी प्रकार से होता है। तो हमारे प्राकृतिक भोजन का लक्ष्य है कल्याण करना, और पारंपरिक दवाई का लक्ष्य है सुधार करना। स्वास्थ्य के चार स्तंभ। स्वास्थ्य के चार स्तंभ मतलब शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चार चीज अति आवश्यक है। जैसे कि पूरक आहार और पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक मानसिक विचार। पूरक आहार का मतलब हो गया शरीर में पूरक आहार, जितने भी आहार होते हैं हर चीज का पूरा होना चाहिए।
यह 4 चीज जैसे है पूरक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक मानसिक विचार। इन चारों में से कोई एक का कमी होता है तो शरीर में किसी भी प्रकार का दिक्कत आ सकता है। पूरक आहार का हो गया कि जैसे शरीर में हम लोग को नित्य प्रतिदिन सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, आयरन, सभी प्रकार का विटामिन चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता है। अगर इसमें हम लोग रिएक्शन का स्पूर्णा खाते हैं तो सभी आहार का भरपाई कर लेते हैं। पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार में है, पौष्टिक आहार में जैसे विटामिन सब होता है। हम लोग जो है कि भोजन तो करते हैं, भोजन करने से सभी प्रकार के पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते हैं, तो उसमें भी जो है कि अगर रिएक्शन प्रोडक्ट खाते हैं तो पौष्टिक आहार का भी संतुलन रहता है। स्वस्थ जीवन शैली, अगर स्वस्थ जीवन शैली है तो इसमें है कि स्वस्थ जीवन शैली में जितने भी जीवन जीवन जीने की प्रक्रिया होती है वह टाइम टेबल से होना चाहिए, ना कि अनटाइमली होना चाहिए। जैसे कि सुबह के समय में लेटरिन बाथरूम सभी कोई जाते हैं, उसमें जो है कि अगर परेशानी आ रहा है, सुबह के जगह वह 10-11 बजे जाते हैं, तो वह भी स्वस्थ जीवन शैली नहीं है। सकारात्मक मानसिक विचार, सकारात्मक मानसिक विचार का मतलब हो गया हर वक्त पॉजिटिव ही थिंकिंग रखना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, किसी का निगेटिव नहीं सुनना चाहिए, किसी के बारे में निगेटिव नहीं बताना चाहिए। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ ये रहा। अगर इन चारों में से कोई एक का दिक्कत हो जाता है तो स्वस्थ जीवन वह नहीं है। अब आगे देखते हैं विष और असंतुलन। शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाह्य, तो अंदर और बाहर कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाइयाँ इत्यादि। शरीर में विष और असंतुलन दो कारण से अंदर आते हैं, आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है। बाहरी हो गया जैसे तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण। अंदरूनी हो गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रसायन और दवाइयाँ। खाने की बुरी आदत, अधिक भोजन, जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी कहीं पर भी पार्टी उटी होता है, भोज होता है, जैसे मीठे चावल का चल रहा है तो वहाँ अधिक से अधिक लोग दबा करके खा लेते हैं। इससे भी हमारे हमारे शरीर में विष आ सकते हैं, शरीर का असंतुलन हो जाता है। बार बार भोजन करना, किसी व्यक्ति को देख बार बार भोजन करता है, जैसे कि कभी नाश्ता खा लिया, प्रकार से होता है। जल्दी जल्दी खाना, कहीं पर गए हैं, अगर जल्दी जल्दी में जैसे कि हम लोग का 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं तो उसमें जो है कि कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी में एक बार इधर दबाते, एक बार इधर दबाते हैं, 2-3 बार इधर उधर मिलाए बस डायरेक्ट नीचा डाल देते हैं। तो यहाँ शरीर का असंतुलन होता है, जैसे कि जो काम दांत को करना चाहिए था वो काम दांत नहीं कर पाया,
और वो काम हम लोग सीधे डायरेक्ट आंत को भेज दिए। इसमें होता है क्या कि जो इतना कठोर दांत था वह नहीं कर पाया, वो चीज करने के लिए भेज दिया आंत को, जबकि आंत मुलायम होता है, कोमल होता है। इसमें भी शरीर असंतुलन हो सकता है। अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि शरीर में 1% अम्लीय भोजन तो 4% क्षारीय भोजन होना चाहिए। 1:4 में होना चाहिए। एक अनुपात अगर 1 अनुपात अम्लीय भोजन है तो 4 अनुपात क्षारीय भोजन होना चाहिए। जैसे अत्यधिक अम्लीय भोजन, जैसे कि पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, और गुपचुप, ये सब जितने भी खट्टा वाला होता है, यह सब अम्लीय पदार्थ, अम्लीय भोजन होते हैं। अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना, अभी के समय में अत्यधिक लोग पका हुआ भोजन सेवन करते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक किसी भी मसालेदार को भूनते रहते हैं, पकाते हैं, जब तक वो लहसुन प्याज जलता नहीं है तब तक वो जो है कि उसमें सब्जी उब्जी नहीं डालता है। इस प्रकार से जो है कि अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करते हैं। तो इसमें भी हमारे शरीर को असंतुलन होता है। जिसे कहा जाता है जितना आप तला हुआ खाएंगे उतना शरीर आपका गला हुआ ही जाएगा। तो ज्यादा तला भुजा नहीं खाना चाहिए। बहुत कम हरी सब्जी खाना, जैसे कि अभी के समय में देखा गया है कि लोग सब्जी के मैटर में, सब्जी में आलू को सब्जी का राजा ही बोलते हैं। बहुत कम जो है कि हरी साग सब्जी पर लोग जोड़ देते हैं। थोड़ा सा भी लेट हो गया, हरी साग सब्जी नहीं लाया तो बस आलू लाया, बनाया, खाया। तो इसमें भी हमारे शरीर को असंतुलन होता है। जैसे कि बराबर आलू ही खाना, दाल ही खाना, हरा साग सब्जी पे ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से हमारे शरीर असंतुलन होते हैं। तो खाने की बुरी आदत में समझ गए, अत्यधिक भोजन करना, बार बार भोजन करना, जल्दी जल्दी खाना, अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना, बहुत कम हरी साग सब्जी खाना। शरीर एक उत्तम चिकित्सक, मतलब शरीर हमारा एक प्रकार का डॉक्टर है। शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर है। प्रथम रक्षा स्तर में मुक्ति की अवस्था है, द्वितीय रक्षा स्तर में अलग रखने की अवस्था है, तृतीय रक्षा स्तर में ट्यूमर के विकास की अवस्था है। बचाव का प्रथम चरण मुक्ति का अवस्था, हमारे शरीर से विष का मुक्ति का अवस्था। विषाक्त पदार्थ निम्न तरीके से शरीर से निकलते हैं। हमारे शरीर से मुक्ति का जो अवस्था है, विष का जो मुक्त होता है हमारे शरीर से, वो 4 है, जो प्राकृतिक रास्ते से निकलते हैं, जैसे पसीना, पेशाब, बलगम, मल। यह 4 रास्ते हैं जो कि प्राकृतिक रास्ते से विष को मुक्त करते हैं। हमारे शरीर में जितने पसीना निकलेंगे उतने विषैले पदार्थ भी निकलेंगे। हमारे शरीर से जितने बार पेशाब होंगे उतने विषैला पदार्थ बाहर निकलेंगे। बलगम, जितने कफ निकलेंगे उतने हमारे शरीर से विषैला पदार्थ निकलेंगे। दूसरा, बचाव का द्वितीय चरण अलग रखने की अवस्था।
विष निश्चल तत्वों के साथ मिल जाता है। विष जो है निश्चल तत्वों के साथ मिलता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में यूरिक एसिड और पथरी में बदलना, हमारे शरीर के जो यूरिक एसिड होते हैं पथरी में बदल जाते हैं निश्चल तत्व मिलने से। निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। निष्क्रिय पदार्थ के साथ निश्चल तत्व मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। बचाव का तृतीय चरण, ट्यूमर के विकास की स्थिति। विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते हैं वह स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते हैं। हमारे शरीर में विषीला पदार्थ बहुत अधिक समय तक अगर रह जाते हैं, वह निकल नहीं पाते हैं, तो वही विषीला पदार्थ ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाते हैं। गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। आरजी शरीर के निर्विष्करण में सहायक है। जीएल शरीर को संतुलित रखने में सहायक है। निर्विषीकरण, आरजी जो है कि हमारे शरीर के निर्विषीकरण में सहायक है और जीएल शरीर को संतुलित रखने में सहायक है। पहला समीक्षा सिद्धांत, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुख्यतः दो कारण से होते हैं। मानव शरीर में जितने भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है दो कारण से होती है। पहला कारण विष यानी विषीला पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उसके कारण से हमारे शरीर बीमार होते हैं, बीमार से ग्रसित होते हैं। और दूसरा है असंतुलित शारीरिक प्रणाली। असंतुलित शारीरिक प्रणाली जैसे कि शारीरिक संतुलित प्रणाली, शारीरिक असंतुलित प्रणाली होता है क्या कि असंतुलित शारीरिक प्रणाली यह होता है क्या कि जैसे कि सुबह में सभी का मतलब ये होता है कि सभी को बाथरूम लेट्रिन ये सब चीज सुबह के टाइम में होना चाहिए, लेकिन वो संतुलित मतलब जो है कि वही अगर 10-11 बजे करते हैं, दूसरे दिन 1 बजे करते हैं, तीसरे दिन 2 बजे करते हैं, तो यह शारीरिक का असंतुलित शारीरिक प्रणाली होने के कारण हमारे शरीर में रोग होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्या बढ़ जाती है। दूसरा समीक्षा सिद्धांत, गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है और शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल करता है। गैनोडर्मा लूसिडियम लाल मशरूम हमारे शरीर की सहायता करता है और शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की देखभाल करता है। द एबीसी रूल। तीसरा समीक्षा सिद्धांत, प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। हमारे शरीर में जो भी प्रतिक्रिया दिखती है वह शरीर के द्वारा होती है, ना कि गैनोडर्मा द्वारा होती है। प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता है।
सहज प्रक्रिया, शारीरिक मानसिक, सचेत। जैसे कि हम लोग गेनोडर्मा यूज करते हैं तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, तो वह हमको सचेत कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिक्कत है। औचेत, औचेत जैसे कि हम यूज कर रहे हैं गेनोडर्मा और जो है कि शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आया और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम था वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यह हो गया औचेत मुद्रा में। सचेत मुद्रा में हुआ कि जो शरीर में कुछ संकेत दिया तो वो हो गया सचेत। और मानसिक, मानसिक गेनोडर्मा मशरूम यूज करते हैं तो यह मानसिक रूप पर भी काम करता है। लक्षण, चौथा समीक्षा सिद्धांत, खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। 1, 2, 4, 6 सेवन विधि सामान्य स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए। पहले सप्ताह 1 जोड़ा प्रतिदिन 1 हफ्ता तक, जैसे कि 1 आर में खुराक की मात्रा जारी रखें। अगर हम यूज कर रहे हैं 2 जोड़ा प्रतिदिन, अगर नियंत्रण की स्थिति ठीक है तो खुराक की मात्रा जारी रखना है। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दे। अगर चौथे सप्ताह जैसे है कि 6 जोड़ा प्रतिदिन, अगर 6 जोड़ा प्रतिदिन ले रहे हैं तो स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है तो उसमें जो है कि खुराक आधा कर देना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में बोला गया है समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि 1 आरजी 1 जीएल प्रत्येक दिन खाते हैं तो वह बहुत दिन तक खाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कह रहा समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर उसी को समय के अनुसार 2 जोड़ा सुबह 2 जोड़ा शाम खा रहे हैं तो वह जल्दी हमारे शरीर में काम करेंगे। तो समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अम्लीय बनाम क्षारीय, मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4:1 के अनुपात में होती है। आधुनिक खान पान की आदतें इसके विपरीत है। अम्लीय भोजन, अम्लीय भोजन में जैसे कि मांस, कोला आदि, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे हम लोग स्प्राइट पीते हैं, मजा पीते हैं, यह सब अम्लीय भोजन के रूप में माना जाता है। पिज्जा, बर्गर, ये सब अम्लीय भोजन के रूप में माना जाता है। क्षारीय भोजन, साग, बाजरा, गेहूं, मक्का और सब्जियां। डिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीजीएल, चाय, लिंगजी कॉफी, एस्प्रोलिना और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करें। हमारे शरीर में क्षारीय भोजन 4 और 1 अम्लीय भोजन 1 अनुपात में होना चाहिए। इसलिए डिएक्शन का जितने भी चाय, लिंगजी कॉफी, एस्प्रोलिना, मोरंजी है,
इस सब का भरपूर सेवन करना चाहिए। एंजाइम सिद्धांत। समस्या मधुमेह नहीं, समस्या है हमारे खान पान में। किसी को शरीर में अगर मधुमेह, चीनी रोग है, तो यहाँ स्पष्ट किया गया है समस्या मधुमेह में नहीं है, समस्या है हमारे खान पान में। तो मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय, और अग्नाशय की समस्या का कारण है हमारी पाचन संबंधी समस्या, और पाचन संबंधी समस्या जिसका कारण है हमारा खान पान। खान पान की समस्या जिसका कारण है एंजाइम की कमी। हम जितने भी खान पान करते हैं उसमें एंजाइम की बहुत कमी होती है, जिसके कारण हमारे शरीर की पाचन संबंधी में दिक्कत होती है। पाचन संबंधी में दिक्कत होती है, पाचन संबंधी से दिक्कत होने के कारण हमारे अग्नाशय में दिक्कत होती है। अगर हमारे अग्नाशय में दिक्कत होती है तो उसके कारण से हमको मधुमेह का शिकायत हो जाता है, जिसको हम चीनी रोग बोलते हैं। अगर इन सभी से दूर होना है तो आरजीजीएल, एस्प्रोलिना, मोरंजी व कोर्डिफाइन आदि का सेवन करना अति आवश्यक है। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी मधुमेह की शिकायत नहीं होगी, जिसको हम लोग साधारण तौर पे चीनी रोग बोलते हैं। हरित सिद्धांत। लाल रक्त के उत्पादन क्रम। हमारे शरीर में खून किस प्रकार से बनते हैं? जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है, उसमें अगर हम एस्पिरुलिना का उपयोग करते हैं तब इन्हें एस्पिरुलिना अगर उपयोग करते हैं तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। एस्पिरुलिना को तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद एस्पिरुलिना लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। लीवर के माध्यम से पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है एस्पिरुलिना। उसके बाद एस्पिरुलिना गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हुए एस्पिरुलिना हार्मोन्स बनाते हुए अस्थि मज्जा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है एस्पिरुलिना, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिकाएं बनाती है। इसीलिए एस्पिरुलिना को ब्लड बनाने का मशीन बोला गया है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कोशिकाएं बनाने का कार्य करती है एस्पिरुलिना। एस्पिरुलिना का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। यहाँ बोला गया है जो आपके पेट के लिए अच्छा है वह आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। जैसे कि देखिए अभी सभी के